सुना है ये फिल्म असल में एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें किसी की मौत तक हो गई थी। कहानी ली गई है मध्य युग के सबसे पुराने बोर्नियो बलि संस्कार से, जिसमें इंसानी बलि, गुलामों की हत्या, बदला और बड़े पैमाने पर हिंसा जैसे एलिमेंट्स को मिलाकर दक्षिण पूर्व एशिया के डर को एक नए लेवल पर दिखाया गया है। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के दक्षिण पूर्व एशिया के सरावाक गांव से। यहाँ के लोग भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए एक बेहद क्रूर बलि विधि अपनाते थे। जैसे ही रस्म शुरू होती, वे एक पुरुष गुलाम को जिए जीते एक गहरे गड्ढे में, जिसे जीलिंग स्तंभ का खड्डा कहते थे, जिंदा दफना देते। फिर एक महिला गुलाम को उस स्तंभ से बांधकर दिन रात के अत्याचार और यातना से गुजरने देते, जब तक कि वह मौत से भी बदतर हालत में मर न जाए। ये कहने को तो भगवान को खुश करने का तरीका था, लेकिन हकीकत में ये बस बर्बर बलिदान था। उन्हें लगता था कि इससे देवता गांव पर कृपा करेंगे, मगर हुआ उल्टा। जिन पुरुषों को जिंदा दफनाया गया, जिन औरतों को पीड़ा देकर मारा गया, उनकी आत्माओं में भरी नफरत और बदला जीलिंग श्राप बनकर गांव पर टूट पड़ा। अचानक हवा तेज चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और एक अंधकारमय ताकत पूरे गांव को घेर लेती है। लोग चीखते हुए भागते हैं, लेकिन अंत में कोई भी नहीं बच पाता। गांव तो खत्म हो गया, लेकिन वो श्रापित जीलिंग स्तंभ अब भी सरावाक की धरती पर खड़ा है। सैकड़ों सालों की हवा पानी भी उसे गिरा नहीं पाए। इस अनोखी चीज ने लोकल वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, जिन्होंने तय किया कि वे स्तंभ की उत्पत्ति की जांच करेंगे और उसे विश्व धरोहर में शामिल करने की कोशिश करेंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि इस स्तंभ से जुड़ा भयानक श्राप अब भी जिंदा है। जब टीम सरावाक पहुंची तो शाओमी ने नोटिस किया कि वहां के लोग बेहद अजीब और डरावने से लग रहे थे। हर कोई उनसे दूरी बना रहा था। एक बुजुर्ग तो उनके नाव पर पानी तक फेंक देता है। जब उन्होंने बस रास्ता पूछना चाहा तो गांव वाले उन्हें गुस्से से भगा देते हैं। शाओमी ने ये सब रिकॉर्ड करने के लिए फोन निकाला, मगर तभी एक अजीब सी बुजुर्ग औरत उसके पास आती है और धीरे से कहती है, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। लड़की ये सुनकर सन्न रह जाती है और डर के मारे वो भागकर अपने साथियों के पास लौट आती है। फिर गांव के मुखिया आते हैं और उन्हें जीलिंग स्तंभ तक जाने का रास्ता बताते हैं। मुखिया और उनका परिवार काफी दोस्ताना लगता है, यहाँ तक कि उन्हें लोकल खाना भी खिलाते हैं। शाओमी आंगन में मुखिया की बेटी से मिलती है, जो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है, मगर अगले ही पल शाओमी उसे पानी में गिरते देखती है और बिना सोचे समझे बचाने कूद जाती है। जैसे ही वो लड़की को पकड़ती है, एक अदृश्य ताकत उसे पानी के नीचे खींच लेती है और वहाँ उसे एक और उसी जैसी लड़की दिखती है। ये देख शाओमी सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पानी में एक और लड़की कैसे हो सकती है। तभी वो लड़की अचानक उस पर हमला करने लगती है। तभी वो अचानक जाग जाती है। ये तो सपना था, मगर इतना असली कि वो बार बार उसी के बारे में सोचने लगती है। टीम आगे बढ़ती है और कोहरे से ढके जंगल में पहुंचती है, जहां एक छोड़ा हुआ घर मिलता है। अंदर उन्हें पिछली खोजी टीम का छोड़ा हुआ सामान मिलता है, मगर वहां जो हुआ था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। इस टीम के यहाँ आने के बाद अचानक सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सच का पता लगाने के लिए लाओ वांग नाम का एक आदमी आधी रात को कैमरा लेकर चुपके से उस पुराने वीरान घर में दाखिल हुआ। अंधेरे में खड़ा वो छोड़ा हुआ घर टॉर्च की हल्की सी रोशनी में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ जैसे कोई अजीब सी भारी हवा फैल गई हो। लेकिन शूटिंग करते करते लाओ वांग की नजर अचानक किसी चीज पर पड़ती है और तभी पीछे से आवई आकर उसे छू लेता है, वरना डर के मारे उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। लेकिन लाओ वांग ही अकेला नहीं था जिसने कुछ अजीब झेला। इस एडवेंचर टीम के बाकी लोगों के साथ भी कुछ बेहद खौफनाक हुआ। सबसे पहले शाओमी की कहानी। पता नहीं उसे सफाई की आदत थी या बस मन किया, लेकिन उसने ठान लिया कि सुनसान जंगल के बीच में नहा कर रहेगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी और ऊपर की लाइट बिना वजह टिमटिमाने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद टीम का कोई साथी है, लेकिन जैसे ही उसने फिर से नहाना शुरू किया, आवाज दोबारा आई, इस बार और भी डरावनी। बार बार आवाज सुनकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो तुरंत तौलिए में लिपटी और वहां से भाग खड़ी हुई। अब बारी आती है बियाओशु की। सोते वक्त उसने सपना देखा कि उसकी दिवंगत पत्नी उससे मिलने आई है। शुरुआत में दोनों आराम से बातें करते रहे। बियाओशु ने भी अपने दिल की सारी तड़प उससे कह दी, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, पत्नी का चेहरा अचानक गंभीर और डरावना होता चला गया। अब बारी है सुई हुआ की। आधी रात को वो अचानक जाग गई। मोबाइल देखा तो 2 तास बज रहे थे। थोड़ा पेट भी खराब लग रहा था, लेकिन सुनसान पहाड़ों के बीच अकेले बाहर जाना उसे सही नहीं लगा। उसने सोचा, शाओमी को जगा लेती हूँ ताकि वो साथ चल सके। लेकिन चाहे जितना हिलाया, शाओमी तो जैसे पत्थर बन गई थी, हिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक सुई हुआ
हुआ को दिखा कि शाओमी तो ठीक उसके बगल में बैठी किताब पढ़ रही है। दोनों साथ में सीढ़ियों के पास पहुंचे। तभी शाओमी को लगा किसी ने उसका पैर खींचा है। वो झुककर देखने लगी और पाया कि वो तो सुई हुआ थी। तभी सुई हुआ ने शाओमी से पीछे देखने को कहा। शाओमी ने कांपते हुए पीछे देखा। उसी की जैसी एक लड़की दूसरी तरफ खड़ी थी और उसी समय छत पर लगी लाइट जोर से फट गई और वो खतरनाक आत्मा उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। शाओमी डर गई। सांस फूलते हुए उसकी आंख खुली। ये तो एक अजीब सा सपने के अंदर सपना था, लेकिन शाओमी ये सोचकर हैरान रह गई। कल रात तो मैं घर में सो रही थी, फिर सुबह आंख खुलते ही ये जंगल में कैसे आ गई? क्या मैं नींद में चलकर यहाँ आ गई? उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। वो घर वापस आई और बाकी साथियों के साथ जीलिंग स्तंभ की तलाश जारी रखी। काफी पैदल चलने के बाद वो लोग आखिरकार घने जंगल में उस जीलिंग स्तंभ तक पहुंच गए। उस पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए थे और पुराने श्राप की छाया साफ नजर आ रही थी। सब हैरान रह गए। ये तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। टीम ने स्तंभ की जांच शुरू की और सुई हुआ पीछे की ओर जाकर टॉर्च से अंदर झांकने लगी। अचानक वो चीख पड़ी। लाओ वांग कैमरा लेकर दौड़ा और अंदर देखा। वहाँ तो बस कुछ चमगादड़ थे। उसने सुई हुआ को समझाया कि बेवजह डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था जैसे ही वो जीलिंग स्तंभ में दाखिल हुए, उन्होंने उस पर लगे श्राप को जगा दिया। अब एक जानलेवा डर का खेल शुरू होने वाला था। थोड़ी ही देर में आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवाएं जंगल को हिलाने लगीं और फिर जीलिंग स्तंभ की खिड़की से काले रंग का गाढ़ा तरल बहने लगा। शाओमी हैरान होकर पास गई और अगले ही पल जंगल में अचानक एक तेज अजीब सी हवा चली। इतनी तेज कि जीलिंग स्टोन के पास खड़ी लड़की पीछे हट गई और उसका पैर सीधा उस मोती से रिश्ते काले तरल पर जा पड़ा। जैसे ही ये तरल उसके शरीर में समाया, उसे अजीब सी भ्रम होने लगी और बाकी लोग भी धीरे धीरे अजीब बर्ताव करने लगे। सबसे पहले आ वेई। वो चुपचाप एक कोने में बैठा कुछ स्केच कर रहा था। चेहरा बिल्कुल साया सा अंधेरा और हाथों में एक छोटा चाकू जिससे वो बड़ी बेरहमी से अपनी पेंसिल छील रहा था। लेकिन तभी शाओमी पास आई और डर से जम गई। उसने देखा कि वो पेंसिल के साथ अपनी उंगलियां भी जख्मी कर रहा था। अवेई की उंगलियां पूरी तरह लहूलुहान, यहाँ तक कि हड्डियां भी साफ दिख रही थीं और वो मानो किसी ट्रांस में उंगलियां छीलता ही जा रहा था। तभी ब्याओशु ने झपट कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। अवेई जैसे नींद से जागा, अपनी हालत देखी और दर्द से तड़प उठा। लाओ वांग ने फैसला किया, पहले इसे गांव ले जाकर इलाज कराते हैं, फिर वापस आकर जांच जारी रखेंगे। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चले थे कि जीलिंग स्तंभ जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा और सीधे अवेई की एक टांग कुचल दी। स्तंभ के गिरते ही उसके भीतर से एक काले भयानक राक्षस ने छलांग लगाई और चीखते हुए बाहर आ गया। सुई हुआ डर के मारे वहीं से भाग निकली, पर सब में सबसे अजीब था शाओमी। अभी अभी जिसने काले तरल को छुआ था वो बिल्कुल भी डरी नहीं, बल्कि बाकी सबको अजीब ठंडी नजरों से देख रही थी। उधर सुई हुआ भागते भागते गांव पहुंच गई, लेकिन गांव जो पहले चहल पहल से भरा था अब पूरी तरह सन्नाटे में डूबा था। लोगों को ढूंढते ढूंढते उसका पैर जख्मी हो गया। वो किसी तरह गांव की मुखिया महिला सरपंच के घर पहुंची और उससे घाव बांधने की विनती की, लेकिन पट्टी करते वक्त मुखिया की नजरें बार बार तसुई हुआ के शरीर पर भटक रही थीं। पट्टी पूरी हुई तो तसुई हुआ लंगड़ाते हुए लिविंग रूम में आई ताकि मोबाइल चार्ज करने के लिए डेटा केबल ढूंढ सके। जैसे ही उसे चार्ज मिला, उसने फौरन अपना मोबाइल चार्जर पर लगाया, पर तभी उसे एक बॉक्स खोलते ही उसे चौंकाने वाला नजारा मिला। पिछली खोजी टीम की फाइलें और कैमरा, ये सब मुखिया के घर में कैसे? उसने कैमरा चलाया तो उसमें ब्याओशु की पत्नी की आवाज सुनाई दी। वो वीडियो देख ही रही थी कि अचानक वो आदमी अंदर आ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये सब वापस रख दो वरना अंजाम बुरा होगा। सुई हुआ को खतरा भांपते देर न लगी। वो खिड़की से कूदकर भाग निकली। वो आदमी जरा भी नहीं घबराया क्योंकि उसे पता था घायल सुई हुआ उसके पंजों से बच नहीं पाएगी। जंगल में पागलों की तरह भागते भागते सुई हुआ कई मीटर लुढ़क कर गिर पड़ी। तभी पीछे से मुखिया ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबोच लिया। उसने कमर से बेल्ट खोली और बेबस सुई हुआ पर अपनी दरिंदगी उतारने लगा। सुई हुआ की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन जंगल के दूसरी ओर खड़ी शाओमी अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर कोई और ही साया था। काले तरल के असर से वो अब सुई हुआ की चीखें सुन सकती थी, यहाँ तक कि उसे साफ दिख रहा था सुई हुआ को मुखिया ने कितना बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसने उसे जमीन पर दबोच लिया। गांव की सरपंच ने धीरे से सुई हुआ का सिर उठाया, जैसे प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक तेज चाकू निकाला और सीधे उसके शरीर में घोंप दिया। काम खत्म होते ही मुखिया ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके पीछे पेड़ों की डालियां जैसे किसी अदृश्य ताकत से अलग हुईं और वहां दूर खड़ी थी शाओ मई। असल में शाओ मई के भीतर बस चुका था वो प्राचीन बदला लेने वाला आत्मा, जो सैकड़ों साल पहले एक बलि के रीति रिवाज में जिंदा दफना दिया गया था और जिसने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। उस आत्मा का बदला साफ था, सारा यूए गांव खत्म कर देना और उनके हर वंशज को मिटा देना। आज का मुखिया उसी आखिरी नस्ल में से था
जैसे ही उसे बात समझ आई वो भागने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड शाओ मेई के भीतर का दानव उसे पकड़कर सीधा खंभे पर दे मारा। मुखिया उठ भी नहीं पाया था कि शाओ मेई ने उसके गले को ऐसे जकड़ा जैसे उसकी सांस वहीं रोक देगी, लेकिन तभी ना समझ ब्याओ शू वहां आ धमका। उसका मदर टेरेसा मोड ऑन हो गया। शाओ मेई प्लीज शांत हो जाओ, गुस्से में कुछ मत करो। शाओ मेई ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस उसे घूरा और मुखिया को खींचते हुए गहरे गड्ढे में फेंक दिया। मुखिया उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, कृपया मुझे माफ कर दो, लेकिन आत्मा ने उसकी एक ना सुनी और वो पिलर उसकी तरफ फेंक दिया। मगर मुखिया किसी तरह से बच निकला, लेकिन खंभे में कैद वो लाखों प्यासे बदला लेने वाले आत्माएं और शाओ मेई के भीतर का वो दानव उसे कैसे छोड़ सकते थे। शाओ मेई ने उसकी टांग पकड़ ली, उसे खंभे पर कील ठोककर पहले के गांव वालों की तरह धीमी दर्दनाक मौत देने का इरादा साफ था। लेकिन ब्याओ शू अब भी बीच बचाव में लगा था। उसकी बातें सुनते सुनते शाओ मेई का सब्र जवाब दे गया। उसने सीधे मुखिया की तरफ इशारा किया और कहा, यही वही आदमी है जिसने तुम्हारी सबसे प्यारी पत्नी को मार डाला और सुई हुआ के साथ वो किया जो किसी जानवर से भी उम्मीद नहीं करते, और तुम अब भी इसे बचा रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ब्याओ शू का चेहरा एकदम उतर गया, उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, ऊपर से मासूम दिखने वाला ये आदमी अंदर से इतना घटिया और हवस से भरा हो सकता है। गुस्से में उसने फावड़ा उठाया और मुखिया के गले पर तान दिया। दिल कर रहा था कि उसी पल उसका अंत कर दे, लेकिन आखिरी पल में उसका भलापन फिर जाग उठा। बस एक जोरदार चीख मारी और वहां से चला गया। शाओ मेई के भीतर का दानव ये देखकर आग बबूला हो गया। उसने बुकिश लड़के को हल्का सा धक्का देकर किनारे किया। चेहरा बिल्कुल ठंडा, बिना कोई भाव दिखाए सीधे सरपंच की तरफ बढ़ी। मुखिया ने चाकू को पिलर में टिकाकर उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि चाकू पिलर से लगते ही उस आत्मा को दर्द हुआ है। ये देखते ही उसने तुरंत दोबारा बगल में खड़े उस अजीब से आत्मा बंधन खंभे पर वार करने लगा। अजीब बात ये थी, चोट खंभे पर लग रही थी, लेकिन दर्द और घाव लड़की के शरीर पर आ रहे थे। असल में उस खतरनाक दानव की सबसे बड़ी ताकत उसी खंभे पर लगे प्राचीन श्राप से आती थी। दोनों एक अजीब से साझा अस्तित्व में बंधे थे। जब तक खंभा सलामत है, दानव अमर है, लेकिन खंभा जरा भी घायल हुआ तो दानव पर सीधा असर पड़ता है। कमजोरी पकड़ में आते ही दानव गुस्से से पागल हो उठा। वो जल्दी से शाओ मेई के जिस्म से निकालता है और तुरंत अपनी असली शक्ल में आया, सरपंच को मार डालने के लिए। लेकिन अब खेल पलट चुका था। सरपंच को बस हाथ हिलाना था और दानव उसकी हर बात मानने को तैयार। उसने चाकू उठाकर दानव को धमकाया, छोटी मेई, बुकिश लड़के और अभी अभी आए आवेई, इन तीनों को सीधे नरक भेज दो, वरना तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी। मजबूरी में दानव ने अपना निशाना बदल दिया। उसकी नुकीली पंजे अब लड़की और आवेई की तरफ बढ़ रहे थे। सरपंच को लगा अब उसकी जीत पक्की है। वो खुशी से इतराने लगा, लेकिन उसे क्या पता उसी वक्त बुकिश लड़का चुपचाप उसके पीछे आ चुका था। इस बार उसने अपनी मदर टेरेसा मोड पूरी तरह ऑफ कर दी और चाकू उठाकर सीधे सरपंच के सीने के पार उतार दिया। सरपंच, जो शाल आयु का आखिरी वंशज था, वहीं ढेर हो गया। उसकी मौत के साथ ही लड़की और आवेई की जान बच गई और खंभे पर सदियों से चिपका श्राप भी आखिरकार टूट गया। जैसा कि लोग कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। सच्चा भगवान किसी बलि या अंधेरे रिवाज में नहीं, बल्कि न्याय में होता है, वरना जो आग तुम जलाओगे उसी में तुम खुद जल जाओगे। बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।